नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर आज दो बड़े डेवलपमेंट हुए। पहला ये कि लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने साफ साफ कह दिया कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर गंभीरता से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक इस इशू पर 8 लाख सुझाव मिल चुके हैं। जस्टिस अवस्थी ने लोगों से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस मसले पर अपनी राय दें। दूसरा बड़ा डेवलपमेंट यह हुआ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर विपक्ष में फूट पड़ गई। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया कि वो सैद्धांतिक तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करती है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के इस रुख से ऑपोजिशन पार्टीज में खलबली मच गई। अब कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी और जेडीयू जैसी पार्टियां परेशान हैं। हालांकि केजरीवाल की पार्टी ने यह साफ नहीं किया कि अगर सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल लाती है तो आम आदमी पार्टी इसे सपोर्ट करेगी या नहीं। लेकिन इतना जरूर कहा कि सैद्धांतिक तौर पर आम आदमी पार्टी कॉमन सिविल कोड के पक्ष में है। केजरीवाल की पार्टी के इस रुख पर कांग्रेस और जेडीयू ने हैरानी जताई। अब सवाल है, क्या कॉमन सिविल कोड का मुद्दा विपक्षी एकता के लिए खतरा बन जाएगा, या फिर केजरीवाल सिर्फ कांग्रेस पर प्रेशर बनाने के लिए इस तरह का दांव चल रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर आज जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी समेत तमाम मौलानाओं ने एतराज जताया। लेकिन कुछ ऐसे मुस्लिम स्कॉलर भी सामने आए जिन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। अगर इसे लागू किया जाता है तो ये मुसलमानों की बेहतरी के लिए उठाया गया बड़ा कदम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भोपाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात कही, उसका सियासी असर क्या हो रहा है, सरकार की आगे की रणनीति क्या है और विरोधी दल इससे परेशान क्यों हो गए, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाता हूं आम आदमी पार्टी के संगठन महासचिव संदीप पाठक की बात। हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा से एक्सक्लूसिव बातचीत में संदीप पाठक ने कहा कि आम आदमी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करती है, लेकिन पार्टी को उम्मीद है कि सरकार इसे लागू करने से पहले सभी पक्षों से बात करेगी, सहमति बनाएगी। सैद्धांतिक रूप से आम आदमी पार्टी यूसीसी का समर्थन करती है। आर्टिकल 44 में भी ये स्पष्ट है और इसका समर्थन करती है। लेकिन हमारा ये मानना है कि चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और हमारा देश कई सारे संप्रदायों और समाज से मिलकर बना हुआ है, ऐसी परिस्थिति में सभी राजनीतिक, गैर राजनीतिक और संप्रदाय के लोगों से बातचीत करके सहमति स्थापित करके ही इस पर आगे जानी चाहिए। संदीप पाठक ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करने की बात कही। इसके बाद आम आदमी पार्टी के एक और बड़े नेता संजय सिंह सामने आए। उन्होंने इसमें किंतु परंतु लगाया। संजय सिंह ने कहा, यह सही है कि आम आदमी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करती है, लेकिन पहले यह तो पता लगे कि सरकार इस कानून में कौन कौन से प्रोविजन ला रही है। सरकार पहले कोई दस्तावेज तो लाए, इसके बाद पक्की राय दी जा सकेगी। संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी तो कॉमन सिविल कोड के पक्ष में है, लेकिन बीजेपी सिर्फ दिखावा कर रही है, क्योंकि अगर मोदी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहते तो 9 साल तक इंतजार न करते, चुनाव से पहले इस तरह का शिगुफा न छोड़ते। वो 9 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं। जब उनके कार्यकाल का अंतिम 10 महीना रह गया है, उनका विदाई समारोह होने वाला है, तब उनको यूसीसी याद आ रही है। अगर वो पास करना चाहते हैं तो एक दस्तावेज तो देश के सामने रखें। कुछ प्रश्न है देश के लोगों के मन में, हम उसका समर्थन करना चाहते हैं। कैसे करें आप बताइए, क्या दस्तावेज है उनका? सिखों के लिए आनंद मैरिज एक्ट है, उस पर सरकार क्या कहना चाहती है? इस देश के अंदर पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी का एक्ट है कुछ जगहों पे, आदिवासी समुदाय के लोगों को कुछ सुरक्षा मिली है, उस पर प्रधानमंत्री जी क्या कहना चाहते हैं? जैन धर्म के लोगों के लिए कुछ सुरक्षा है कानून में, उस पर प्रधानमंत्री जी क्या कहना चाहते हैं? 371 है इस देश के अंदर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जहां कुछ विशेषाधिकार उनको मिले हैं, उस पर प्रधानमंत्री जी क्या कहना चाहते हैं? ये एक दस्तावेज तो रखिए देश के सामने। तो इसलिए जब तक कोई दस्तावेज नहीं आएगा, हमें पता कैसे चलेगा यूसीसी में क्या है? हम समर्थन करना चाहते हैं, किस पे करें? तो प्रधानमंत्री जी की दरअसल मंशा यूसीसी पास करना है नहीं, वरना 9 साल में पास कर दिए होते। क्यों सो रही थी भांग खा के ये सरकार अब तक? आम आदमी पार्टी के रुख से विरोधी दल हैरान है, परेशान भी हैं। केजरीवाल की पार्टी
संविधान में आर्टिकल 44 का हवाला देकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन की बात करती है, लेकिन ओवैसी और दूसरे विरोधी दल आर्टिकल 29 का हवाला देकर इसका विरोध कर रहे हैं। जैसे ही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आर्टिकल 44 की बात की तो आरजेडी के नेता मनोज झा ने कहा कि यूसीसी लागू होने से देश की डायवर्सिटी को खतरा पैदा हो जाएगा। मनोज झा ने कहा कि संविधान सभा ने आर्टिकल 44 इसलिए डाला था कि जब हालात बेहतर होंगे तो इसे लागू करने पर विचार किया जाएगा। मनोज झा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने यूसीसी का मुद्दा सिर्फ हिंदुओं का समर्थन पाने के लिए उठाया है और विरोधी दलों को बीजेपी की इस बात को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को संभवतः उनके सलाहकार अच्छी सलाह नहीं दे रहे हैं आजकल। यूसीसी को पहले पढ़ना होगा ना प्रधानमंत्री जी। आप 21वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट को पन्ना दर पन्ना बिना किसी के सहयोग के पढ़िए, शायद सहयोगी आपका नुकसान कर देंगे। और जो हमारे संविधान सभा की बैठकों में उस पर जिक्र हुआ था, आप इसको डॉग विसिल बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, हिंदू मुसलमान का मसला ही नहीं है, ट्राइबल कस्टम्स का क्या करेंगे? विविधता भरा देश है ये, हिंदू धर्म के अंदर ही जितनी विविधता है आप उसको खत्म कर देंगे। मैं हिंदू हूं, हो सकता है बहुत सारी परंपराओं में केरल के हिंदू से भिन्न हूं, उन तमाम रवायतों को आप खारिज कर देंगे। वो जो बहस पढ़िएगा ना संविधान सभा की, उसमें साफ जिक्र है इन चीजों का। तब लोगों ने कहा कि आर्टिकल 44 में रखो इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, कि हालात बेहतर होंगे। आपने तो हालात और बदतर करके रख दिए। कौमों के बीच में, जातियों के बीच में, धर्मों के बीच में नुकीले दीवारें हैं, क्योंकि आप डॉग विसिल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपकी दिलचस्पी सिर्फ इतनी है कि डॉग विसिल पॉलिटिक्स बरकरार रहे। बाज आइए, इनफ इज इनफ। आरजेडी की मजबूरी समझी जा सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो रुख अपनाया उससे बाकी विरोधी दल सावधान हो गए हैं, इस मुद्दे पर संभल कर बोल रहे हैं। आज एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध तो एनसीपी भी नहीं करती, लेकिन पहले ये तो पता चले कि सरकार करना क्या चाहती है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा, इस तरह के मुद्दों पर जब तक सरकार से बात नहीं होती, सबकी सहमति नहीं बनती, तो बात कैसे बनेगी? सरकार को सभी दलों से बात करनी चाहिए, क्योंकि मसला देश की बड़ी आबादी पर असर डालने वाला है। कहा कि किसी पक्ष को अपना समर्थन जाहिर करना है तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हमारा भी हमने कोई ऐसा विरोध भी नहीं किया है। हमने ये भी नहीं कहा है कि भाई हमारा समर्थन है या विरोध है। हमारा ये कहना है कि पहले चर्चा हो और अच्छी चर्चा हो, क्योंकि देखिए इतने बड़े मुल्क में ऐसे कानून रोज़ रोज़ नहीं बनते हैं, और जब बन रहा है तो अच्छी चर्चा हो कि अच्छा कानून बने जिससे सभी लोगों को समाधान हो, तब ये पास करेंगे तो सही में इसका जो उद्देश्य है ये पूरा होगा। राजनीतिक दलों की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन मुस्लिम संगठनों की कोई मजबूरी नहीं है। जमीयत उलेमाए हिंद ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर तीखा एतराज जताया है। कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग हुई। तय किया गया कि मुस्लिम पक्ष इस मुद्दे पर सरकार के सामने अपनी बात डिटेल में रखेगा। पर्सनल लॉ बोर्ड इस मसले पर एक ड्राफ्ट तैयार करेगा। लॉ कमीशन के सामने उस ड्राफ्ट को रखा जाएगा। आज जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना अरशद मदनी ने कहा, ये मसला वोटों की खातिर उठाया गया है, वरना मुसलमान तो इस देश में 1300 साल से रह रहे हैं, अब तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, फिर अचानक इस तरह के कानून की जरूरत क्यों आन पड़ी? ये एक सियासी मसला है। वो अपने इक़्तिदार को हासिल करने के लिए इस मसले को पेश कर रहे हैं, ताकि हिंदू और मुसलमान बिल्कुल एक तरफ हो जाए और वो जीत जाए। मुसलमान का तो एक खुला हुआ मसला है कि हमारा एक शरीयत है और हम उसके ऊपर 1300 साल से इस मुल्क के अंदर चल रहे हैं। हम अपनी ज़िंदगी को उसी के ऊपर रखना चाहते हैं। जहां आपको एतराज़ है, आप समझते ही नहीं उस मसले को, आप नहीं जानते उस मसले को। हम ये कहते हैं कि हमारा एक कानून है जिससे हम मरते और जीते हैं ज़िंदगी। आप उस कानून को क्यों छोड़ते हैं? आपके ऊपर कोई उसका असर नहीं है। ये तसव्वुर गलत है कि हिंदुस्तान एक घर है। नहीं, हिंदुस्तान तो इतना बड़ा मुल्क है जिसके अंदर 1.5 अरब लोग रहते हैं और हज़ारों यानी सैकड़ों और हो सकता है हज़ारों
अपने अपने मजहब रखते हैं और उसके ऊपर खुदा जाने कब से चल रहे हैं। आपको आज क्या फिक्र हुई है कि आप मुसलमानों को छेड़ें और ये कहें कि नहीं मुल्क के अंदर एक इरादा ये है कि हम इस मुल्क के रहने वालों को ये विचार दें कि मुसलमान को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो हमने लिहाजा हमारी हुकूमत को बरकरार रखो, ये देना चाहते। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया। यासूब अब्बास ने कहा, इस तरह के मसले समाज में दूरियां पैदा करते हैं। हिंदुस्तान में हर मजहब के लोग रहते हैं, प्यार से रहते हैं, सब अपने अपने धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक चलते हैं। ऐसे में एक कानून बनाकर लोगों को बांटने का क्या फायदा। मौलाना यासूब अब्बास ने कहा, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो इससे मुसलमानों को दिक्कत होगी, इसलिए वो प्रधानमंत्री से गुजारिश करेंगे कि वो उस मसले पर एक बार फिर से सोचें और इस मुद्दे पर आगे न बढ़ें। प्रधानमंत्री जी ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लागू करने की बात की है, तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक बार इसके ऊपर असर-ए-नौ विचार करें और असर-ए-नौ जब गौर करें तो मेरे ख्याल से यूनिफॉर्म सिविल कोड को वो वापस करेंगे। इसलिए कि हमारा मुल्क एक गुलदस्ते की तरह है। हमारे मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून, अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ मुसलमानों में पर्सनल लॉ का मसला है, हमारे यहाँ और दूसरे मसाइल हैं, हमारे और दूसरे शरई मसाइल हैं जिसको हम अपने लेवल से उसको हल करते रहते हैं। जब यूसीसी आ जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड तो उसको हम कैसे हल करेंगे। और जहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इंटरवीन कर चुका है, तो अदालत को बार बार लोग गुमराह कर रहे हैं जो लोग अदालत में जा रहे हैं। तो लिहाजा मैं ऐसे लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी अदालत का वक्त ज़ाया ना करें और यूसीसी के मसले के ऊपर आप सरकार को या अदालतों को गुमराह ना करें तो बेहतर होगा। लेकिन बीजेपी के नेता अब इस मुद्दे पर खुलकर बोलने लगे हैं। आज जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के सांसद गुलाम अली खताना ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम लेकर मुसलमानों को फिजूल में डराया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि इससे मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यह कानून इस्लाम को फॉलो करने की राह में कोई अड़चन पैदा नहीं करेगा। गुलाम अली खताना ने कहा, एक देश में अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है। यहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, ये भी एक उसी तरफ एक कदम है। सभी स्टेक होल्डर्स से फीडबैक भी मांगी गई है और इसमें ऐसा है कि कांग्रेस जहाँ जो बाकी जमातें हैं वो मुसलमान को कभी भी वोट बैंक से आगे नहीं बढ़ने देंगे। इन पार्टीज़ को अब ये जहन में रखना चाहिए कि मुसलमान ज़्यादा देर तक इनके चुंगल में नहीं फंसने वाला है। भारतीय जनता पार्टी हर नागरिक को समान समझती है, बराबर समझती है और उसकी तरक्की करना चाहती है और देश की तरक्की में उसका हिस्सा कैसे हो उस पे वो काम कर रही है। उत्तराखंड वो राज्य है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की पहल की। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश में सबके लिए एक जैसा कानून लागू करने की मांग बहुत पहले से हो रही है। यूसीसी पर काम संविधान के मुताबिक हो रहा है, देश के लोगों के लिए अच्छा है, इसे पूरे देश में लागू होना ही चाहिए। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भारत की संविधान की जो मूल भावना है, जो भारत के संविधान में जो प्रावधान है धारा 44 में, उसके अंतर्गत ही जो है उस पर सारे काम होने हैं, उस पर सारे निर्णय होने हैं। और जो हमारी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है, यूसीसी कमेटी, उस पर काम कर रही है और वो सबके हित में आएगा। एक देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, इसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। हमने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की है, देवभूमि इसके लिए अगुवाई कर रही है और आने वाले समय में हमारी तो अपेक्षा है कि देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर विरोधी दलों का कहना है कि इतने बड़े मसले पर जल्दबाजी में कोई फैसला लेना ठीक नहीं होगा। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का असर मुसलमानों के साथ साथ सभी धर्मों पर पड़ेगा, इसलिए इस पर सिर्फ 30 दिन में कोई आम राय कैसे बन सकती है। केसी त्यागी ने पूछा
कि बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर इतनी जल्दबाजी में क्यों है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सवाल भारतीय जनता पार्टी से चुनाव के मौके पर पोलराइजेशन के लिए उठाया गया सवाल है। हम इस सवाल पर गहराई से चर्चा कर चुके हैं। नीतीश कुमार जी ने लॉ कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर वीएस चौहान को चिट्ठी लिखकर के पार्टी की भी मंशा से अवगत कराया है कि एक डेलिकेट इशू है। इस पर सभी धर्मों का, सभी स्टेक होल्डर्स का, सभी पॉलिटिकल पार्टीज का, सभी राज्यों का राय जानना जरूरी है। 30 दिन में राय नहीं जानी जा सकती। इसका मतलब ये है कि एक तरफा मनमाने तरीके से केंद्र सरकार इसको थोपना चाहती है, जो अनडेमोक्रेटिक भी होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी होगा और कन्फ्रंटेशन को बढ़ावा देने वाला होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कल भोपाल में कही थी। मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इस मुद्दे का सबसे पहला असर मध्य प्रदेश में ही दिखाई देगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता इस बात को समझते हैं, इसलिए उस मसले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहते। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा, बीजेपी ये सब असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कर रही है। कांग्रेस बीजेपी की चाल में नहीं फंसेगी। कमलनाथ ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा बीजेपी को उठाने दीजिए, कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी की बात करेगी। देखिए, आज आम जनता के मुद्दे हैं महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसान, ये आज जनता के मुद्दे हैं। कितने लोग समझते हैं यूसीसी? कितने आम जनता में से खड़े पूछो, कोई जानता है यूसीसी क्या होता है? ये जानते हैं? हाँ। चुनाव के पहले यूसीसी की बात करें, अपनी सब बात करें, क्या खराबी है? सर 23 को वो अपनी बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। आज जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अलग अलग नेताओं ने अलग अलग तरह की बातें कही, जिस तरह से इस पर सियासत शुरू हुई, उससे यह तो साफ हो गया कि मोदी का तीर निशाने पर लगा है। यह ऐसा मसला है जिससे विरोधी दलों में फूट के आसार दिखाई देने लगे हैं। इसका पहला सबूत केजरीवाल की पार्टी के रुख से मिल गया। दूसरी बात, ओवैसी की पार्टी, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा की मुफ्ती की पार्टी, इन्हें छोड़कर दूसरे विरोधी दलों ने इसका विरोध न तो किया है, न खुलकर इसे सपोर्ट किया है और न कर पाएंगे। वो जानते हैं अगर विरोध किया तो हिंदुओं का वोट जाने का खतरा हो जाएगा, सपोर्ट किया तो मुसलमानों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। इसीलिए अब सारी पार्टियों ने कहना शुरू कर दिया कि सरकार पहले बिल का ड्राफ्ट सामने लाए, सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाए, उसके बाद वो इस मुद्दे पर अपनी राय बताएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बीच का यह रास्ता ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि जिस तरह से मोदी ने कल खुलकर इस बात का इजहार किया, उसका संकेत साफ है, सरकार इस मामले में क्लियर है। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन 17 जुलाई से हो सकता है। अगर सरकार ने मॉनसून सेशन में बिल का ड्राफ्ट पेश कर दिया तो कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों की वही हालत होगी जो आर्टिकल 370 के बिल के वक्त हुई थी। सबने मजबूरी में ही सही इसका सपोर्ट तो किया। इसीलिए मैंने कहा कि आज नहीं तो कल विरोधी दलों को इस मुद्दे पर क्लियर स्टैंड लेना ही पड़ेगा और मोदी विरोधी दलों को इसके लिए मजबूर करेंगे, क्योंकि कई मुस्लिम उलेमा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। कल बकर ईद है, इस मौके पर नमाज के बाद तकरीरों में इस मुद्दे को उठाया जा सकता है। मुस्लिम भाइयों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा सकती है, इसलिए सरकार चारों तरफ सतर्कता बरत रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने इस बात के पुख्ता इंतजाम किए हैं कि ईद के त्यौहार को पूरे जोश खरोश के साथ मनाया जाए, खुशी के साथ मनाया जाए, किसी तरह का खलल न पड़े। सिक्योरिटी के इंतजाम तगड़े हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 33,364 मस्जिदों और ईदगाहों में कल बकरीद की नमाज होगी। इन सारी मस्जिदों के आसपास पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती सुनिश्चित की गई है। क्योंकि 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो रही है, कुछ इलाकों में गंगा जल लेने के लिए कांवड़िए निकल भी चुके हैं, इसलिए कांवड़ यात्रा के रूट पर खास तौर पर निगरानी की जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को साफ साफ निर्देश दिए हैं कि बकरीद मनाने में किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि किसी दूसरे धर्म की आस्था को ठेस न पहुंचे।
यूपी पुलिस ने सभी जिलों में बकरीद के गाइडलाइंस जारी की हैं। लोगों से कहा है कि बकरीद के मौके पर कोई नई परंपरा, नया ट्रेडिशन शुरू ना करें, पब्लिक प्लेसेस पर कुर्बानी ना हो, सड़क पर बैठकर नमाज अदा ना की जाए, नमाज सिर्फ मस्जिदों में हो और कुर्बानी उन्हीं जगह पर हो जो प्रशासन ने तय कर दी है। इस बात का ख्याल रखा जाए कि किसी ऐसे पशु की कुर्बानी न दी जाए जिससे दूसरे वर्ग की भावनाएं आहत होती हों। गाइडलाइंस का पालन हो। पूरे प्रदेश में 2213 संवेदनशील जगहें इसीलिए आइडेंटिफाई कर ली गई हैं। कहीं किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पूरे यूपी में पुलिस फोर्स के अलावा पीएसए की 238 कंपनियां, एसडीआरएफ की 3 कंपनियां, सीआरपीएफ की 7 कंपनियां और 7,500 ट्रेनी इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है। अकेले लखनऊ में बकरीद के मौके पर 8,000 से ज्यादा जवान तैनात कर दिए गए हैं। बकरीद की नमाज लगभग 94 ईदगाहों व 1210 मस्जिदों में पढ़ी जाएगी। इसकी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी लखनऊ पुलिस द्वारा पूर्ण की जा चुकी है। विस्तृत आदेश इसमें निर्गत किए जा चुके हैं। ट्रैफिक प्लान आदि भी पूर्व में ही निर्गत कर मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा चुका है। जहाँ तक फोर्स डिप्लॉयमेंट का प्रश्न है तो जनपद की सिविल फोर्स लगभग 7 से 8 हज़ार जो है पूरे इस त्यौहार के लिए डिप्लॉय की जा रही है। पश्चिमी जोन जो है वो संवेदनशील होता है, इस कारण से वहाँ पर अतिरिक्त फोर्स देते हुए 2 ड्रोन्स भी दिए गए हैं जिनसे समस्त क्षेत्र पर निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा साफ सफाई आदि के निर्देश पूर्व में भी निर्गत किए गए थे। विगत 15 दिवस में कई स्तरों पर पीस कमेटी की बैठक हुई है। अलग अलग धर्मगुरुओं से वार्ता भी की जा चुकी है। सड़क आदि पर नमाज न पढ़ी जाए इसका भी आग्रह किया गया है। पुलिस की तरफ से ग्राउंड पर उतरकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कम्युनिटी सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। मुस्लिम समाज के लोगों को समझाया जा रहा है। पुलिस खुद भी मौलानाओं और मस्जिदों से जुड़े लोगों को अपील कर रही है और मस्जिद के लोग उनकी बात को सुन भी रहे हैं। उनको जरा गौर के साथ में सुने। ये ऐलान हमारे लोनी के प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, इसलिए सभी हजरात बहुत ही गौर और ध्यान और तवज्जो के साथ में इस ऐलान को सुने। ऐलान ये है कि इस मर्तबा बकरा ईद की जो नमाज अदा की जाएगी हमारी मस्जिद के अंदर, तो उसमें इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि हमारा कोई भी भाई ना ही तो सड़क के ऊपर नमाज अदा करेगा और ना ही हमसे किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस मर्तबा जो कुर्बानी की जाएगी तो कुर्बानी में हमें प्रशासन की तरफ से और हमारे जिम्मेदारों की तरफ से ये हुक्म मिला है कि कुर्बानी को खुले में ना किया जाए, रास्तों के ऊपर ना किया जाए। ऐसे ही कुर्बानी करने के बाद जो चीजें जो गलाजत रह जाती है उसका पूरा ख्याल रखा जाए और उसको वहीं पर पहुंचाया जाए जहां उसका ठिकाना है, और गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और नमाज के बाद सब लोग अपने घरों में जा करके कुर्बानी करते हैं। इस सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ से की जानिब से ये एडवाइजरी जारी करके सबसे अपील की गई है कि सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी की जाए हर साल की तरह इस साल भी जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है, और किसी भी पब्लिक प्लेस पे कुर्बानी ना करें, बल्कि जो बड़े मदरसे हैं या स्लॉटर हाउसेज हैं वहीं पर कुर्बानी की जाए और सड़क किनारे या गली किनारे ना की जाए। और कुर्बानी के जानवर के वेस्ट को पब्लिक में किसी भी पब्लिक प्लेस पे ना फेंका जाए और उसके खून को भी नालियों में ना बहाया जाए, और इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि सड़कों पे नमाज ना पढ़ी जाए बल्कि ईदगाहों के अंदर और मस्जिदों के अंदर ही नमाज अदा की जाए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह के इंतजाम किए हैं उसके बाद इस बात की पूरी उम्मीद है कि बकरीद पर गड़बड़ी तो नहीं होगी। अच्छी बात यह भी है कि मौलाना और उलेमा लोगों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील कर रहे हैं। इसका असर दिखाई भी दे रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसे मामले भी सामने आ जाते हैं कि एक मसला पूरे माहौल को खराब कर देता है। मुंबई में ऐसा ही एग्जाम्पल देखने को मिला। मुंबई की एक सोसाइटी में कल पूरी रात हंगामा होता रहा, क्योंकि एक शख्स सोसाइटी की परमिशन न होने के बाद भी 2 बकरे लेकर पहुंच गया। इसके बाद नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ, मारपीट की नौबत आ गई।
आखिरकार पुलिस को दखल देना पड़ा। हुआ यह कि मुंबई की जेपी इंफ्रा हाउसिंग सोसाइटी में मोहसिन खान कुर्बानी के लिए 2 बकरे ले आया। पहले इसने सोसाइटी से बकरे रखने की जगह देने की मांग की, लेकिन सोसाइटी ने नियम कानून का हवाला देकर मोहसिन को परमिशन देने से इनकार कर दिया। इसके बाद मोहसिन खान अपनी गाड़ी में 2 बकरे लाया, उन्हें लिफ्ट के जरिए अपने फ्लैट में ले गया। सीसीटीवी में सिक्योरिटी गार्ड्स ने बकरे को ले जाते हुए मोहसिन के परिवार को देख लिया। इसकी जानकारी सोसाइटी के लोगों को दी तो भीड़ इकट्ठा हो गई, विरोध शुरू हुआ। लेकिन मोहसिन इस बात पर अड़ा रहा कि वो कुर्बानी के बकरों को घर में ही रखेगा। इसी बात पर झगड़ा काफी बढ़ गया। मॉब लिंचिंग हो, सबको बुला रहे हैं, सबको देखो झूठ, ये लेडी क्या झूठ बोल रही है कि मॉब लिंचिंग हो रहा है। ये देखो ये लेडी क्या झूठ बोल रही है मॉब लिंचिंग हो रहा है करके। यहाँ पे ये ऐसा ही झूठ ये लोग फैलाते हैं, ये ऐसा ही झूठ फैलाते बोलते हैं मॉब लिंचिंग हो रहा है। ये लेडी फोन करके सबको बोलते हैं मॉब लिंचिंग हो रहा है करके। ये देखिए यहाँ पे सब खड़े हैं, यहाँ पे बोलते हैं मॉब लिंचिंग हो रहा है। ये ऐसे झूठ फैलाते हैं, ये ऐसे झूठ फैलाते हैं। ये लेडी को देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए। हंगामा बढ़ा तो पुलिस पहुंची। मोहसिन खान की तरफ से मुस्लिम समाज के लोग भी आ गए। मोहसिन खान का एम्बुलेंस का बिजनेस है, वो खुद को पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बताता है, इसलिए उसने थोड़ी ठोंस भी दिखाई। इससे लोग और नाराज हो गए। छोटी सी बात का फसाना बन गया, ये कम्युनल टेंशन में बदल गई। कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया, कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगे। वाले हम लोगों को ये बोल रहे हैं कि आप लोग साइड हटो, हम लेके जाते पुलिस बेवकूफ बना रहे। हिंदू का साथ देने से इमेजिन करो तुम लोग कहाँ पर हो, ये याद रखो तुम लोग कहाँ पर हो। अरे हम लोग को तो लग रहा है हिंदुस्तान नहीं है, नहीं पाकिस्तान में सच में ऐसा लग रहा है। सोसाइटी के लोगों का कहना था कि 12 टावर की सोसाइटी में दर्जनों मुस्लिम परिवार रहते हैं, सब के सब नियम का पालन कर रहे हैं। किसी को कुर्बानी के बकरे सोसाइटी में रखने की इजाजत नहीं है, कोई लाया भी नहीं, किसने कोशिश भी नहीं की। सिर्फ एक मोहसिन खान की जिद की वजह से पूरी सोसाइटी का माहौल खराब करने की कोशिश क्यों हो रही है? लोगों ने कहा इस तरह की हरकत को कैसे बर्दाश्त किया जाए। मामला सिंपल सा है, हम एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं। सारे सोसाइटीज़ मिलकर ये तय कर चुकी है और परमिशन नहीं दिया है बकरा लाने का बिल्डिंग में, फिर भी उसके बावजूद बिना सबके अगेंस्ट जाकर, बिना पुलिस के परमिशन के, बिना बिल्डिंग के सोसाइटी के परमिशन के, बाई लॉस को तोड़कर बिल्डिंग के अंदर बकरा लेकर आया गया है। हमारी सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ आप बाहर निकालो और ख़त्म कर दो इस बात को, सिंपल एज दैट। लेकिन मोहसिन खान अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि वो त्यौहार मनाना चाहते हैं, उन्हें क्यों रोका जा रहा है। मोहसिन ने कहा कि बिल्डर उन्हें कॉमन एरिया में स्पेस दे। जब उन्होंने मना कर दिया, इसके बाद वो पुलिस के पास भी गए, लेकिन कोई क्लियर रूल नहीं हुआ, पता नहीं चला। इस वजह से पुलिस ने भी कुछ नहीं किया, तो उनके पास बकरों को घर में रखने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। बिल्डर ने हमको जगह दिया था, उसके बाद उसने सेम डे ईमेल किया कि मैं आपको लास्ट टाइम जगह दे रहा हूँ, इसके बाद आप आपकी कंसर्न सोसाइटी से जगह लो, मेरे पास लेआउट में जगह नहीं है। तो जब हमने ये टाइम, जब जैसे हमारा त्यौहार आया, हमने बिल्डर को ईमेल किया कि सर हमको जगह दे दो, तो उसने हमारे जो लास्ट टाइम वाले ईमेल पे रिवर्ट किया कि भाई आई हैव स्ट्रिक्टली टोल्ड यू दैट आई डोंट हैव एनी प्लेस, यू कैन कॉन्टैक्ट योर सोसाइटीज़। जब हमने सोसाइटी को कॉन्टैक्ट किया कि हमको त्यौहार आ रहा है, हमको प्लीज़ एक डेडिकेटेड स्पेस कहाँ पर भी अलॉट करके आप दे दीजिए, बिकॉज कैसे हमारा फेस्टिवल आ रहा है, 1-2 दिन की बात है, हमको बकरा रखना है। वी आर नॉट डूइंग स्लॉटरिंग ओवर ईयर, हम सिर्फ बकरा रखने के लिए 2 दिन की जगह मांगते हैं। तो सोसाइटी ने कि भाई सोसाइटी का ईमेल आया कि वी आर नॉट एन अथॉरिटी टू अलाउ यू परमिशन। तो हमने उनको बोला कि लास्ट में हमको बकरा घर पे लेके जाना पड़ेगा, जो हम नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं देखो, हम लोग आपको रोक भी नहीं सकते
और परमिशन दे भी नहीं सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग फिर हमने काशीमीरा पुलिस स्टेशन में इंटीमेशन डाला था संडे के दिन। तो मंडे के दिन काशीमीरा पुलिस स्टेशन के पीआई कदम साहब ने एक मीटिंग बुलाया था, उनके भी 8-10 लोगों को बुलाया था, हमारे भी 8-10 लोगों को बुलाया था, और साहब ने सोचा कि एक सॉल्यूशन कुछ निकल जावे। वो टाइम पे भी हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई देखो, अगर आप बोलते हो ना कि भाई यहाँ पर नहीं करो, तो आप हमारे साथ में चलिए। आप जैसे बोल रहे कि हमारा भाईचारा है, तो आप हमारे साथ में चलिए बिल्डर के पास कि भाई ये इनका भी फेस्टिवल है, 2 दिन के लिए लोग जगह मांग रहे, आप इतनी बड़ी जगह में कहीं पर भी एक स्पेस दे दो। तो वो लोग बोलते नहीं, हम लोग ये होने नहीं देंगे, यहाँ पर बकरा ईद करने नहीं देंगे। तो फिर जब काशीमीरा पुलिस स्टेशन से कंट्रोल नहीं हुआ, उन्होंने हमको भी और उनको भी 149 का नोटिस दिया। ठीक है, अब मेरे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, त्यौहार मुझे मेरा करना है। मैं तो एक स्पेस मांग रहा था जहाँ पर मतलब सोसाइटी इतनी बड़ी, हमारे पास हमारी पार्किंग स्पेस भी आप देखोगे और भी सोसाइटी में पार्किंग स्पेस में लोग रखते हैं। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि जब बकरे लाने की परमिशन नामंजूर कर दी गई थी तो फिर सोसाइटी के नियमों को क्यों तोड़ा गया। लोगों का कहना है कि नेता होने की वजह से मोहसिन खान ने दादागिरी करने की कोशिश की, वो इस तरह की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो हंगामा है ये शुरू होता है कि सोसाइटी से परमिशन मांगी जाती है कि यहाँ पे भेड़ बकरियाँ इस तरह की चीज़ों को रखा जाए, जिसको सोसाइटी मना कर देती है। और कोई भी त्यौहार जिससे कि गंदगी मचती है या ऐसा है तो उसका प्राविधान है बाहर मनाने का, दिवाली के पटाखे बाहर, छठ का कुआं बाहर। तो ये 4 सालों से निरंतर ये प्रथा चली आ रही थी। अचानक एक व्यक्ति जिसका कि जो अपने आप को स्थानीय नेता बताता है, उसने सारे सोसाइटी के नियमों को, सोसाइटी के आह्वान को, उनके साथ में बातचीत चल रही थी, सोसाइटी उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे भावनाओं को कुछ क्षति पहुंचे। लेकिन इस व्यक्ति ने अपनी सफ़ेद रंग की अर्टिगा गाड़ी में 2 बकरे ले आकर के चोरी छुपे लिफ्ट से अंदर रख दिया। इसमें जो आप ब्लैक कलर की अर्टिगा कार देख रहे हैं, उसका यदि आप देखेंगे तो वो चारों कांच उसके ब्लैक कलर के, डार्क ब्लैक कलर हैं, विच इज़ नॉट परमिसिबल फॉर एज पर द आरटीओ एक्ट। फिर भी वो सोसाइटी के गेट पे अपना एनजीसी का लोगो लगा के 50 या 60 की स्पीड से लेके गया। सिक्योरिटी की कोई भी चेकिंग नहीं करने दी गई उस सिक्योरिटी गार्ड्स को। जब उसको रोका गया तो वो गाली गलौज से बात करना स्टार्ट किया कि हाँ, हमारे साथ बदतमीजी उन लोग ने किया, गाली गलौज बहुत दिया। वो लोग वो साइड थे, हम लोग ये साइड थे। सिर्फ हमारा एक ही कहना था कि अंदर बकरा नहीं लाना है। अगर 4 सोसाइटी ने परमिशन नहीं दिया है, एक बंदा अगर इधर हंगामा मचल रहा है तो मतलब ही नहीं है ना, गलत कर रहे हैं ना। वो त्योहार तो सब मना सकते हैं ना, त्योहार मनाने के लिए उनको कुछ भी ये नहीं है, लेकिन तुम बकरा लाओगे इधर काटोगे, ये तो गलत हो रहा है ना। रात से हंगामा शुरू हुआ, सुबह तक चलता रहा। जरा सी बात का इतना फसाना बन गया। इसके बाद पुलिस ने दखल दिया। पुलिस मोहसिन खान के दोनों बकरे अपने साथ ले गई और सोसाइटी के लोगों को भरोसा दिलाया कि न तो सोसाइटी में बकरे रखे जाएंगे, न सोसाइटी में कुर्बानी होगी। इसके बाद मामला शांत हुआ। क्या है, पुलिस का रोल है कि ये कम्युनल हार्मनी बनाए रखना, वो पहला हमारा प्रायोरिटी है। बराबर। तो बेसिकली क्या है, कोई भी स्लॉटरिंग यहाँ पे अलाउड नहीं। जिसको भ्रम है कि ये स्लॉटरिंग यहाँ पे होगा, कोई भी स्लॉटरिंग यहाँ पे नहीं होगा। और जो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का रूलिंग है, ये बैन है पूरा। सोसाइटी में कोई भी स्लॉटरिंग नहीं होता और वो पुलिस किसी भी हालात में अलाउ नहीं करेगी। ये पहली चीज़ आपके मन में रखें। जो लाया है उसके लिए कोई भी प्रॉपर ऐसा रूल्स अभी फ्रेम नहीं हुआ। रख सकता है, नहीं रख सकता है, तो 3 लाइन है। इसके लिए हम उसको कन्विंस कर रहे हैं कि भाई रूल नहीं है तो फिर भी एक लोगों की डिमांड है तो लेके जा, ठीक है, लेकिन स्लॉटरिंग किसी भी हालत में यहाँ पे नहीं होगा। मुंबई से इसी तरह का एक और मामला नाथानी हाइट्स नाम की बिल्डिंग से भी आया। इस बिल्डिंग में 1st फ्लोर से लेकर 9th फ्लोर तक पार्किंग है। इसी पार्किंग की 7वीं मंजिल पर बकरीद पर कुर्बानी के लिए करीब 60 बकरे लाकर रखे गए। जब सोसाइटी के लोगों को पता चला, उन्होंने विरोध किया, पुलिस से शिकायत की। इसके बाद पुलिस बीएमसी की टीम के साथ बिल्डिंग में पहुंची और बकरों को अपने साथ ले गई। ये मामले छोटे हैं, लेकिन इनकी चर्चा पूरे देश में हुई। कुछ लोगों की गलती से पूरे मुंबई में त्योहार से पहले माहौल खराब हुआ। जब बीएमसी ने कुर्बानी की जगह तय की है, जानवरों की खरीद फरोख्त की जगह तय की है,
उन्हें रखने के लिए नियम बनाए हैं, तो फिर जानबूझकर नियम तोड़कर झगड़ा करने की क्या जरूरत? जिस सोसाइटी में हंगामा हुआ उसमें सैकड़ों परिवार रहते हैं। 85% हिंदू हैं, 15% मुस्लिम परिवार हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। किसी और मुस्लिम भाई ने घर में बकरा लाने की और कुर्बानी करने की बात नहीं की। सिर्फ एक आदमी के कारण दरार पैदा हो गई। ये ठीक नहीं है। ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। बकरीद से पहले पुलिस को ज्यादा सतर्कता बरतनी पड़ रही है, क्योंकि कुछ लोग गाय को काटकर भी माहौल खराब करने की कोशिश में लगे हैं। नागपुर में पुलिस ने कम से कम 90 गोवंश को गो तस्करों से छुड़ाया। बकरीद को देखते हुए नागपुर पुलिस ने ऑपरेशन गो तस्कर चलाया। एक साथ 9 जगहों पर रेड की। करीब 90 पशुओं को इन तस्करों से छुड़ाया और इसके साथ ही 6 गौ तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस को खबर मिली थी कि नागपुर की अलग अलग जगहों पर गाय और गौवंश को छिपाकर रखा गया है। इसी के बाद छापेमारी की कार्रवाई की गई। जब पुलिस इन ठिकानों पर पहुंची तो कहीं पर 20, कहीं पर 15, तो कहीं 10 गायों को छिपाकर रखा गया था। इन जानवरों को बकरीद के मौके पर काटने के लिए लाया गया था। नागपुर के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पुलिस मुस्तैद है, गड़बड़ी करने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। जो भी गलत हरकत करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। बकरीद को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से कायदा सुव्यवस्था की स्थिति बने रहे, इसके लिए पुलिस ने बहुत ही बड़े पैमाने पे बंदोबस्त का नियोजन किया है। जो भी संवेदनशील जगह है वहाँ पे फिक्स पॉइंट्स लगाए जा रहे हैं, पेट्रोलिंग इंटेंसिफाई की जा रही है, रूट मार्चेस की आयोजन की जा रही है। किसी प्रकार की इलीगैलिटी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जहाँ पे भी इलीगल स्लॉटर या इलीगल एनिमल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह भी अलग अलग जगह पे जहाँ पे जानकारी मिल रही थी कि यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है, वहाँ पे भी आज सुबह भी एक ही समय पे सभी जगह इस प्रकार की जगह पे कार्रवाई की गई है और काफ़ी सारे ऑफेंसेस भी रजिस्टर किए जा रहे हैं। हमने सबको अपने पुलिस स्टेशंस को और जो भी रिकॉर्ड पे के क्रिमिनल्स हैं, पुलिस स्टेशन ने उनको क्रिमिनल्स को जो रिकॉर्ड पे के एक्यूज हैं उनको क्लियर बताया गया है कि इस प्रकार की कोई भी इलीगल गतिविधि में वो शामिल नहीं हो। पुलिस पूरी तरीके से चौकन्ना है। कल ईद का मुबारक मौका है। सबकी कोशिश होनी चाहिए कि त्योहार राजी खुशी मनाया जाए, बकरों की कुर्बानी दी जाए, लेकिन ऐसी जगहों पर जो पहले से डेजिग्नेटेड हैं। और दूसरी बात, ये कहीं गौ की हत्या ना हो, किसी गाय को न काटा जाए ताकि किसी की संवेदना को चोट न पहुंचे। हिंदू समाज के लोगों को भी प्रयास करना चाहिए कि कोई अफवाह न फैलाए, बेबात का विवाद खड़ा न करें। ये सबकी जिम्मेदारी है। पूरे इंडिया टीवी परिवार की तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। एक बड़ी खबर आज बिहार से आई। बिहार में टीचर्स की भर्ती को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। बिहार सरकार ने टीचर्स की भर्ती में बिहार के अलावा दूसरे राज्यों के लोगों को भी एग्जाम में शामिल होने की छूट दे दी। इसका विरोध हुआ। असल में बिहार सरकार ने इसी महीने शुरुआत में 1,70,000 टीचर्स की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। उसके बाद बार बार इसके नियमों में बदलाव हुए। कल राज्य सरकार की तरफ से एक विज्ञापन जारी किया गया जिसमें बताया गया कि टीचर्स की भर्ती के एग्जाम में शामिल होने के लिए बिहार का मूल निवासी होने की शर्त हटा दी गई है। अब देश के सभी राज्यों के नौजवान बिहार में टीचर्स की भर्ती का एग्जाम दे सकते हैं। नीतीश कुमार के सरकार के इस फैसले से परीक्षा की तैयारी कर रहे बिहार के नौजवान बेहद नाराज हो गए और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट की कॉल दे दी। बीजेपी ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध किया तो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने ऐसी बात कह दी जिससे लोगों को गुस्सा और बढ़ गया। चंद्रशेखर ने कहा, क्योंकि इससे पहले हुई भर्तियों में मैथ्स, साइंस और इंग्लिश के अच्छे टीचर नहीं मिल पा रहे थे, जगह खाली रह जाती थी, इसलिए इस बार दूसरे राज्यों के लोगों को भी एग्जाम में देने का मौका दिया गया। इससे टैलेंटेड स्टूडेंट्स भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे। देश के विभिन्न राज्यों के जो टैलेंटेड छात्र हैं, बेरोजगार हैं, इसमें भाग लेंगे
हमारे लोगों के लिए एक समस्या जरूर है सामने कि साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। इसके लिए क्या किया, साइंस ब्लॉक में रिक्तियां रह जाती थी। आप देखें ना कि अध्यापक प्रधान शिक्षक की बहाली हुई और उसमें 6000 में कितना 369 लोग आए। तो ये है कि बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य के लिए गुणवत्तापूर्ण विषय के विशेषज्ञ आवे और खास करके साइंस और अंग्रेजी की समस्या थी, इसलिए ओपन किया गया। हर बातों का विरोध होता है, अच्छी बात का भी विरोध होता है, बुरी बात का भी विरोध होता है, उसमें हमें क्या करना है। लेकिन शिक्षा मंत्री के इस बयान पर काफी रिएक्शन हुआ। मामला बढ़ा तो बिहार के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर श्रवण कुमार सामने आए। श्रवण कुमार ने एक नई बात कह दी। श्रवण कुमार ने कहा कि देश के सभी नागरिक बराबर हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। देश का नागरिक किसी भी हिस्से में जाकर रोजगार कर सकता है, तो फिर बिहार में किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कैसे किया जा सकता है। इसलिए शिक्षक भर्ती नियमों में संशोधन पर सवाल उठाना गलत होगा। देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है और देश में एक ही नागरिकता होती है, वो भारत की नागरिकता होती है। तो जो भी भारत की नागरिकता जिनके पास रहेगी उस देश के किसी राज्यों में जाकर के रोजगार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और सरकारी महकमे में उनको भर्ती किया जा सकता है। इसलिए संविधान के हिसाब से नीतियां बनती है, संविधान के हिसाब से कार्रवाई होती है और उसी के तहत ये सब निर्णय बिहार की सरकार ने लिया है। लेकिन नौकरी की उम्मीद में कई बरसों से इंतजार कर रहे बिहार के नौजवानों को सरकार के ये तर्क नागवार गुजर रहे हैं। छात्र संगठनों ने फैसला वापस लेने के लिए बिहार सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। छात्र नेताओं का कहना है कि शिक्षा मंत्री एक तो बिहार के बच्चों के मौके छीन रहे हैं और दूसरी तरफ उनके टैलेंट पर, उनकी कुशलता पर सवाल उठा रहे हैं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री का दिमाग खसक गया है, उनको कांके जाने की जरूरत है। मैं उनका समुचित कांके में इलाज करवाने की व्यवस्था कर रहा हूं। शिक्षा मंत्री को डाटा नहीं पता है। STT 19 मेरिट में आके हम लोग पिछले 4 सालों से हैं। साइंस, गणित, मैथ, फिजिक्स सब जानते हैं, PhD किए हुए हैं, GRF है 2 बार। अब क्या चाहिए योग्यता? उनकी योग्यता खुद नहीं है, वो PhD है। बिहार के टीचर जाकर के कोटा में पढ़ा रहे हैं, बिहार के टीचर जाके दिल्ली के मुख्यालय पर आते हैं और वो कहते हैं बिहार में टीचर ही नहीं है मैथ के। अरे आपका मानसिक संतुलन खराब हो गया। आप गरीब के बच्चों का हक मार रहे हैं। आप वो 4 सालों से इंतजार कर रहे थे नियुक्ति का, अब आप कह रहे हैं कि बिहार में टैलेंट नहीं है। तो टैलेंट नहीं था, 30 साल से आप लोग कर क्या रहे थे? 30 साल से आप लोग कर क्या रहे थे? बिहार के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी ने भी कहा कि बिहार के लोगों का गुस्सा जायज है। अगर दूसरे राज्यों के बच्चे शिक्षक बनकर भर्ती के लिए बैठेंगे तो बिहार के बच्चों का क्या होगा। सुशील मोदी ने कहा कि हकीकत यह है कि नीतीश कुमार की सरकार की मंशा टीचर्स की भर्ती की है ही नहीं। सरकार चाहती है केस कोर्ट में चला जाए और भर्ती की प्रक्रिया लटक जाए। तो बिहारियों का अपमान है, ये बिहार का अपमान है। बिहार की प्रतिभा पूरे देश और दुनिया में जाकर परचम लहरा रही है। IIT कॉम्पीट कर रही है, IAS में जा रहे हैं बड़ी संख्या में। वहाँ क्या हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है? शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बिहार में लड़के नहीं मिल रहे थे अंग्रेजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इसलिए हमको बाहर के लड़कों को लाना पड़ रहा। अभी तो परीक्षा हुई नहीं, उनको मालूम कैसे पड़ गया? ये तो मजाक हो रहा है, ये तो शिक्षा के साथ मजाक और ये बिहार का अपमान है। क्या वजह लगती है आपको? कुछ छात्र ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चूंकि अब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की रेस में दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि पूरे देश स्तर पर उनकी एक छवि। तो ये है, मुझे लगता है कि 11,000 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पड़ेगा। सरकार के पास पैसा नहीं है और सरकार ने वायदा कर दिया, तभी तो वेतन देने के लिए पैसा नहीं भी जो वर्तमान शिक्षक है, तो ये 11,000 करोड़ कहाँ से लाएंगे? तो चाहते हैं कि मामला कोर्ट में फंस जाए, विवाद में फंस जाए, मामला रुक जाए ताकि नियुक्ति न करना पड़े। इसके अलावा तो कोई दूसरी बात मुझे समझ में नहीं आती। बिहार सरकार की ये बात तो सही है कि देश के किसी भी हिस्से के नौजवानों को बिहार में रोजगार के मौके से वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल है, क्या नीतीश कुमार को ये बात पहले से मालूम नहीं थी?
उन्होंने बार बार नियमों में बदलाव क्यों किए? फिर दूसरे राज्यों के नौजवानों को भर्ती में शामिल करने के लिए अलग से विज्ञापन क्यों निकाला? इसके बाद भी सरकार अपनी बात छात्रों को सही तरीके से समझाने में विफल रही। उन्हें समझाने के बजाय शिक्षा मंत्री ने बिहार के बच्चों के टैलेंट पर ही सवाल उठा दिया। वो ये भूल गए कि जब इंजीनियरिंग के एग्जाम होते हैं, जब मेडिकल के एग्जाम होते हैं, जब आईएएस के लिए एग्जाम होते हैं, तो उसमें बिहार के स्टूडेंट्स जबरदस्त सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए उनकी टैलेंट पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। इससे छात्रों का गुस्सा और बढ़ेगा। अब मामला ऐसा हो जाएगा कि छात्र संगठन सड़कों पर उतरेंगे, फिर सियासत होगी और सुशील मोदी की बात सही निकलेगी कि कोई कोर्ट चला जाएगा और भर्ती की प्रक्रिया लटक जाएगी। नुकसान किसका होगा? शिक्षा मंत्री का नहीं, रूरल डेवलपमेंट मंत्री का नहीं, बिहार के नौजवानों का होगा। आपको मौसम का हाल बता दूं, इस वक्त पूरे देश में मानसून सक्रिय है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर असम और बंगाल तक जबरदस्त बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 19 राज्यों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश के शिमला में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल में 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 2 दिन पहले हिमाचल के मंडी जिले में 48 घंटे में लैंडस्लाइड की 2 घटनाएं सामने आई थी, जिसके कारण चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर घंटों तक जाम लग गया था। पिछले 48 घंटों में मध्य प्रदेश के कई जिलों में रिकॉर्ड बारिश हुई है। कई इलाकों में पिछले 12 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। आज सिवनी जिले के लखनादौन इलाके के एक एरिया में अचानक बरसाती नाले में तूफान आ गया, जिसमें एक व्यक्ति पानी में बह गया। सिवनी जिले में भी अचानक पानी बढ़ने से 5 लोग फंस गए, जिन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। दतिया में नदी पर बन रहे पुल पर एक ट्रक पलट गया, जिसमें शादी समारोह से वापस लौट रहे 3 बच्चों और एक बुजुर्ग महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई। बालाघाट जिले में भारी बारिश के कारण नदी पर बना डायवर्जन पुल ढह गया। यह पुल बालाघाट लामता से नैनपुर सड़क मार्ग को जोड़ता था। पता चला कि यह पुल पिछली बारिश में भी बह गया था। आज एक बार फिर ये पुल गिर गया, जिससे करीब 20 गांवों का बालाघाट मुख्यालय से संपर्क टूट गया। मध्य प्रदेश के ही नरसिंहपुर जिले में बीते 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। इसकी वजह से जबलपुर जाने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया है। देवास जिले में प्राचीन माता टेकरी की पहाड़ी पर भूस्खलन की खबर आई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पहली बारिश में 12 करोड़ की लागत से बना अप्रोच ब्रिज बह गया। गांव के लोगों ने बताया कि पुल बहने के बाद भी ठेकेदार और अधिकारी मौके पर इसे देखने के लिए भी नहीं पहुंचे। तेज बारिश और जलभराव के कारण आज मुंबई के लोग भी दिन भर परेशान रहे। मुंबई और ठाणे में रेल पटरियों, बाजारों और सड़कों पर करीब 3-3 फीट पानी भर गया। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लाइन थी। मुंबई के गोरेगांव में पेड़ गिरने से एक 30 साल के शख्स की मौत हो गई। तेज बारिश की वजह से आज नवी मुंबई के आलीशान एनआरआई कॉम्प्लेक्स में एक दीवार गिर गई, जिसकी चपेट में 3 गाड़ियां आ गई। हालांकि यहां किसी के घायल होने की खबर नहीं है। ठाणे के भिवंडी इलाके से भी आज जल भराव की तस्वीरें सामने आई। भारी बारिश की वजह से यहां सड़कों पर पानी भर गया। दुकानें 2 से 3 फीट तक पानी में डूबी नजर आई। क्योंकि बारिश का सीजन है, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसलिए सबको सावधान रहने की जरूरत है, संभल कर रहने की जरूरत है। आज यूपी से एक बुरी खबर आई। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ।
चंद्रशेखर आजाद पर गोली तब चलाई गई जब वो दिल्ली से सहारनपुर जा रहे थे। सहारनपुर के देवबंद इलाके में उनकी कार पर फायरिंग हुई। हरियाणा नंबर की कार से हमलावरों ने चंद्रशेखर पर 4 राउंड फायरिंग की। गोली उनको पेट को छूते हुए निकल गई। फायरिंग में आजाद की कार के शीशे टूट गए। सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी का नंबर HR 70D0278 दिख रहा है। चंद्रशेखर को फौरन देवबंद के सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया। हालांकि उनकी हालत खतरे से बाहर है, फिर भी सावधानी बरतते हुए उन्हें सहारनपुर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। चंद्रशेखर आजाद की समाज पार्टी ने इसे बहुजन मिशन मूवमेंट को रोकने की कायराना हरकत बताया। समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट करके यूपी की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी ने लिखा कि चंद्रशेखर आजाद पर सत्ता संरक्षित अपराधियों ने हमला किया है। बीजेपी राज में विपक्षी नेता सुरक्षित नहीं है। यूपी में जंगल राज। वहीं पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पूरे शहर की नाकेबंदी कर दी गई है। अब पाकिस्तान में भी बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया। इमरान खान की पार्टी के नेताओं के घर पर सरकारी बुलडोजर चलाया गया। सिंध में इमरान की पार्टी के पूर्व सांसद लालचंद माली के घर पर आज बुलडोजर चला। लालचंद माली हिंदू नेता हैं, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के बड़े लीडर हैं। इस वक्त सिंध प्रोविंस में इमरान खान की पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। वो पाकिस्तान के पार्लियामेंट में ह्यूमन राइट्स कमेटी के चीफ रह चुके हैं। आज उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। माली ने घटना का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि यह मलबा पाकिस्तान में कानून के शासन का है। इमरान खान के डर से सरकार घबराई हुई है। माली ने कहा कि वो कानून का पालन करने वाले एक पाकिस्तानी हिंदू नागरिक हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने उनके परिवार की प्रॉपर्टी को बिना किसी कानूनी आधार के ध्वस्त कर दिया। उनकी गलती बस इतनी थी कि वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के साथ खड़े हैं। इस बीच इमरान खान ने भी शहबाज शरीफ सरकार पर हमला किया। इमरान ने कहा कि सरकार की प्रायोरिटी विपक्षी नेताओं पर एक्शन लेने की है और इस चक्कर में देश बर्बाद हो रहा है। इमरान ने आशंका जताई कि भारत इस मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। हमेशा जंगें तब लड़ी जाती हैं जब एक फ्रीक समझता है कि वो दूसरे से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। रूस जब यूक्रेन में गया तो यूक्रेन का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था और रूस समझता था उनसे बहुत बड़ा ताकतवर है। अमेरिका इराक में और अफ़गानिस्तान में इसलिए गया कि वो बहुत ताकतवर था उनसे। तो जब हिंदुस्तान ये समझना शुरू हो गया कि वो पाकिस्तान से बड़ा ताकतवर है, हमारी ख़तरे की घंटी बजनी चाहिए। मुल्क को मुत्तहिद होना चाहिए। मुल्क को आज़ाद रखने के लिए कौम को इकट्ठा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश करे। इसका मतलब जो मुल्क की अक्सरियत अवाम है, जो एक पार्टी के साथ खड़ी है, उसको अपने ख़िलाफ़ कर ले। ये मुल्क को नुकसान है। हमारी फिर से इकॉनमी बैठ चुकी है, इनके पास कोई हल नहीं है। जो जिस तरफ हम जा रहे हैं, जो ये कोशिश करने जा रहे हैं खिचड़ी पक जाए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से, वो और मुल्क कमज़ोर होने वाला है। इमरान खान की ये बात तो सही है कि सरकार उन्हें और उनके सपोर्टर्स को डरा धमकाकर चुप कराना चाहती है, लेकिन उनकी इस बात में कोई दम नहीं है कि भारत पाकिस्तान की बुरी हालत का फायदा उठाकर हमला कर सकता है। भारत सरकार कई बार कह चुकी है कि पाकिस्तान पर हमला करने का उसका कोई इरादा नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान को अपने यहां दहशतगर्दी पर रोक लगानी होगी। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि पाकिस्तान से तो बात करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान खुद अपने बोझ से दबकर खत्म हो जाएगा। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।